नमस्ते और इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करने वाले हैं, जहां हमारी आधुनिक शिक्षा के ऊंचे मानक हमारी अपनी प्राचीन स्वदेशी कथाओं से टकराते हैं। स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों यानी आईकेएस के नजरिए से देखें तो हमारी ये पुरानी कहानियां कोई दादी नानी के सोने से पहले सुनाए जाने वाले किस्से भर नहीं है। असल में ये मानव मनोविज्ञान की बेहतरीन केस स्टडीज हैं। अब जरा सोचिए, क्या इतिहास के सबसे बड़े खलनायक हमें आधुनिक लीडरशिप के गुर सिखा सकते हैं? हम अक्सर मान लेते हैं कि लीडरशिप तो बस आज की समकालीन किताबों और बड़ी बड़ी हार्वर्ड केस स्टडीज से ही सीखी जा सकती है, लेकिन आज हम इसी धारणा को चुनौती देने वाले हैं। चलिए शिक्षा प्रणालियों के इस स्पष्ट अंतर को देखते हैं। एक तरफ हमारे पास आईबी और आईजीसीएस जैसे आधुनिक ग्लोबल बोर्ड्स हैं। ये थियोरी ऑफ नॉलेज जैसे प्रोग्राम्स के जरिए क्रिटिकल थिंकिंग और ग्लोबल सिटीजनशिप तो सिखाते हैं, पर नैतिकता यहाँ अक्सर एक अलग विषय बनकर रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी पारंपरिक प्रणालियां हैं, जो स्थानीय और सांस्कृतिक रूप से जुड़े नैतिक ढांचे पर जोर देती हैं और उसे हमारी जीवन शैली में पिरोती हैं। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, लेकिन दोनों के बीच एक बहुत गहरी खाई भी है। और इसी खाई से एक बड़ी समस्या जन्म ले रही है। आधुनिक फ्रेमवर्क्स बिना किसी शक के बेहतरीन ग्लोबल स्किल्स दे रहे हैं, लेकिन एक ग्लोबल सिटीजन बनाने की इस पूरी जल्दबाजी में एक सांस्कृतिक शून्यता भी पैदा हो रही है। इस बात का बहुत बड़ा जोखिम है कि आज के शिक्षार्थी उन जड़ों से ही कट जाएं, जो असल में उन्हें बचपन से भावनात्मक मजबूती देती आई हैं। तो इस अंतर को भरा कैसे जाए? यहीं पर एक बड़ा नीतिगत बदलाव सामने आता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी ने एक बहुत ही अहम कदम उठाया है। अब उच्च शिक्षा में कुल क्रेडिट का कम से कम 5% हिस्सा अनिवार्य रूप से भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी आईकेएस से होना चाहिए। ये हमारी सदियों पुरानी ज्ञान परंपराओं को वापस मुख्य धारा में लाने का एक बहुत ही ठोस और जरूरी प्रयास है। अब इस स्वदेशी ज्ञान प्रणाली के एक बहुत ही मुख्य आधार को समझते हैं, पंचकोश विकास। ये प्राचीन भारतीय दर्शन ये मानता है कि विकास कभी भी सिर्फ बौद्धिक नहीं हो सकता। इसके 5 स्तर होते हैं: शारीरिक, जीवन ऊर्जा, मन, बुद्धि और आंतरिक आत्मा। सोचिए, जिसे आज हम आधुनिक मनोविज्ञान में आईक्यू और ईक्यू कहते हैं ना, उसे हमारी परंपराओं ने सदियों पहले ही एक पूरे समग्र ढांचे में पिरोकर रख दिया था। और आज के हालिया शोध हमें दिखा रहे हैं कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर इन स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को कैसे लागू किया जा सकता है। लोक कथाओं, पारंपरिक गीतों और मातृभाषा के जरिए बच्चों को वापस उनकी जड़ों से जोड़ा जा रहा है। इसका मकसद इतिहास रटना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्वाभाविक माहौल बनाना है जो उनके संपूर्ण विकास में प्राकृतिक रूप से मदद करे। शोधकर्ता भगवान दास पटेल ने भील समुदाय की मौखिक रामायण परंपराओं पर जो रिसर्च की है, वो इसे और भी गहराई से समझाती है। जहां आधुनिक पाठ्य पुस्तकें सिर्फ सिद्धांत और थ्योरी पढ़ाती हैं, वहीं ये मौखिक परंपराएं सीधे तौर पर एक इंसान का चरित्र निर्माण करती हैं। ये कहानियां ईमानदारी और त्याग जैसे मूल्यों को हमारे मन में इतनी गहराई से बिठा देती हैं, जो शायद किसी भी मॉडर्न सिलेबस के बस की बात नहीं। तो चलिए, अब हम एक बेहद प्रसिद्ध पौराणिक चरित्र का आधुनिक मनोवैज्ञानिक नजरिए से विश्लेषण करते हैं, रावण की एक मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल। अगर हम रावण के चरित्र को देखें तो वो पूरी तरह से विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक तरफ वो असाधारण रूप से बुद्धिमान था, शास्त्रों का एक महान विद्वान और लंका का एक बेहद रणनीतिक शासक। लेकिन दूसरी तरफ उसकी मनोवैज्ञानिक खामियां उस पर भारी पड़ गईं। अहंकार, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण की कमी और सबसे बढ़कर न्यूरोटिज्म यानी वो मानसिक अस्थिरता जो धीरे धीरे उसके सारे ज्ञान को खा गई। साल 2019 में शोधकर्ता विशाल ने अपने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में एक बहुत ही कमाल का नजरिया पेश किया। हम अक्सर रावण के 10 सिरों को सिर्फ एक मिथक या कहानी मान लेते हैं ना, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये 10 सिर मानवीय बुराइयों और अनियंत्रित नकारात्मक भावनाओं का ही प्रतीक हैं। ये हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि जब इंसान के आवेगों पर कोई लगाम नहीं होती तो उसका पतन कितना भयानक हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सीधे तौर पर आधुनिक बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स से जुड़ता है। एक तरफ राम है, जो कर्तव्य निष्ठा, आत्म अनुशासन और धैर्य का सबसे बड़ा प्रतीक है, और दूसरी तरफ रावण है, जो न्यूरोटिसिज्म का उदाहरण है, जहां बस आवेग और अहंकार हावी है।
सच कहूं तो चरित्र निर्माण के लिए ये प्राचीन मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल्स आज के दौर के छात्रों के लिए पूरी तरह से प्रासंगिक और जरूरी हैं। अब आते हैं लंका से मिलने वाले लीडरशिप के सबक पर। ये बहुत साफ है कि किसी भी लीडर के लिए केवल बुद्धिमान होना ही काफी नहीं है। सच्चे नेतृत्व के लिए बुद्धिमत्ता के साथ साथ भावनात्मक नियंत्रण और नैतिक मूल्यों के बीच एक बराबर का संतुलन होना चाहिए। रावण के पास बुद्धिमत्ता तो कमाल की थी, लेकिन बाकी के इन दो हिस्सों में वो पूरी तरह से फेल हो गया। अगर हम रावण की विफलताओं पर नजर डालें तो उसने एक लीडर के तौर पर लगभग हर संभव गलती की। उसके फैसले ज्ञान से नहीं बल्कि उसके अहंकार से प्रेरित थे। क्रोध और बदले की भावना के कारण उसका अपनी भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं था। उसकी ताकत बिना किसी नैतिक सीमा के काम कर रही थी। और सबसे बड़ी भूल तो ये थी कि उसने विभीषण जैसे समझदार सलाहकार की चेतावनियों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। अनियंत्रित अहंकार का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? अब देखिए, हमारी प्राचीन कथाओं का ये विश्लेषण आधुनिक शैक्षिक लक्ष्यों के साथ कितनी अच्छी तरह मेल खाता है। आधुनिक IB करिकुलम के क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, सर्विस यानी CAS जैसे घटकों का मुख्य उद्देश्य ही छात्रों में नैतिक जिम्मेदारी पैदा करना है। रावण की कहानी इस बात का एक जीता जागता प्रमाण है कि जब कोई व्यक्ति फैसले लेते वक्त नैतिकता को ताक पर रख देता है तो उसके कितने गंभीर परिणाम होते हैं। तो आइए इन स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों से मिले आधुनिक सबकों को एक साथ समेट लेते हैं। पहला कदम, अपनी बुद्धिमत्ता को हमेशा विनम्रता के साथ संतुलित रखें। दूसरा, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीखें, खासकर मुश्किल हालात में। और तीसरा, अपनी ताकत को हमेशा नैतिकता और सही गलत की पहचान के साथ जोड़कर रखें। रावण की पूरी कहानी का सार बस इसी एक विचार में सिमट जाता है। ज्ञान यदि विवेक के बिना हो तो पतन का कारण बन सकता है। सिर्फ किताबी ज्ञान कभी काफी नहीं होता। एक संपूर्ण चरित्र विकास के बिना केवल शिक्षा और एकेडमिक्स को प्राथमिकता देना बहुत बड़ा जोखिम है। बुद्धि आपको शिखर तक जरूर ले जा सकती है, लेकिन वहां टिके रहने के लिए विवेक की ही जरूरत होती है। और इसी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आता है। आज के इस तेज रफ्तार दुनिया में आधुनिक महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागते हुए क्या हम कहीं पारंपरिक नैतिकता और अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता के उस संतुलन को पीछे तो नहीं छोड़ रहे हैं? इसी विचार और स्वयं के संतुलन को परखने की प्रेरणा के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। सोचने पे मजबूर करता है ना?